ठीक है भाई, नोटपैड प्लस प्लस मैंने ओपन कर लिया और आज हम पढ़ेंगे सी शार्प में प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी थोड़ी डिटेल में जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है हमने बात की थी। जैसे भाई कोई भी फीचर्स होंगे उसको हम प्रॉपर्टीज में दिखाएंगे। तो सी शार्प में क्या क्या किसी भी क्लास के या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के क्या फीचर होते हैं हमने डिस्कस कर लिया था। अगर ह्यूमन होगा तो उसका कलर, उसकी हाइट, उसका साइज, वेट, उसका साइज जो भी है, हर चीज एक कलर होगा, हर चीज ये प्रॉपर्टीज होंगी। और फंक्शन हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ ही लिया था। तो ये सब प्रॉपर्टीज में आती है कि पर्टिकुलर फीचर ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज। अब कैसे डिफाइन करते हैं? दो तरीका है डिफाइन करने का प्रॉपर्टीज। एक पुराना तरीका है, ओल्ड वे ऑफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और एक नया तरीका है। मोस्टली अब आपको हर जगह ये नए तरीके वाले से ही मिलेगी, पुराने वाले तरीके से नहीं मिलेगी। तो बना लेते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ऐड क्या करेंगे हम? न्यू क्लास। सारे कंसेप्ट हम एक नई क्लास में बना के करेंगे और लास्ट में ये पूरा प्रोजेक्ट आपको दे दूंगा, जिससे कि आपको कभी रिवाइज करना हो कोई कंसेप्ट तो आराम से कर सकते हो। प्रॉपर्टी एग्जांपल लिख लिया इस क्लास का नाम मैंने। फिलहाल के लिए इसे पब्लिक ही कर देता हूं। अब नया तरीका क्या है? नया तरीका तो सिंपल ये है, एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, प्रॉपर्टी का नेम, गेट और सेट। गेट का कब काम आता है? जब प्रॉपर्टी को रीड करते हैं। सेट का कब काम आता है? जब प्रॉपर्टी को के अंदर वैल्यू सेट करते हैं तब। ये नया तरीका है। आज अभी तुम्हें हर जगह ये न्यू तरीके से ही मिलेगा। लेकिन कई जगह हो सकता है आप किसी ऐसी कंपनी में जाओ जहां पे पुराना स्टाइल भी यूज हो रहा हो, तो वहां पे पुराने तरीके से मिलेगा। पुराने तरीके में क्या होता था, एक प्रॉपर्टी बनाने के लिए भी एक सिंपल सी प्रॉपर्टी बनाने के लिए भी हमें एक वेरिएबल लेना पड़ता था। जैसे मैंने ले लिया इंट कलर, सॉरी कलर तो स्ट्रिंग होगा ना, स्ट्रिंग कलर। अब प्रॉपर्टी कैसे बनती थी? यही तरीका ये होता था, पब्लिक स्ट्रिंग कलर, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, जैसे यहां पे हो रहा है। अब गेट के अंदर दोबारा से कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, रिटर्न क्या करते थे? ये कलर, जो इस प्रॉपर्टी में वैल्यू असाइन करोगे ये गेट में रिटर्न हो जाएगी। और सेट में क्या करते थे? इस कलर के अंदर वैल्यू लिख देते थे। तो जो आप अब इसे यूज कैसे करेंगे, पहले यूज करके दिखाता हूं तो समझ में आएगा। प्रोग्राम डॉट सी एस, बाकी सबको हम कंट्रोल के सी कर देंगे, कमेंटेड कर देंगे, सब कमेंटेड है। आज की डेट डालेंगे। क्या है आज की डेट? 22 अगस्त 2024। ठीक है भाई, तो क्या किया हमने? तरीका सबको यूज करने का वही है, ऑब्जेक्ट बनाओ और ओबीजे पी करके, अगर कलर वाले की बात करें, और कंसोल डॉट राइट लाइन में इसी को प्रिंट करा लेंगे। अब अगर डिबग करके दिखाऊं तो देखो, F11 करूंगा क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर जाना है। अच्छा, अभी F11 सही से हुआ नहीं हमारा। गेट और सेट में भी डिबगर लगा देता हूं। F10 F11 किया तो ये देखो, जब मैं इस प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू को सेट कर रहा हूं, सेट करने का मतलब वैल्यू को असाइन करना, तो कौन सा वाला कॉल हुआ? सेट वाला कॉल हुआ। और इस सेट ने
जो भी आपने प्रॉपर्टी बनाई थी उस प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू असाइन कर दी, वैल्यू जो भी आप डालोगे वो आ जाएगी, काम खत्म। अभी तक सिर्फ वैल्यू असाइन हुई है। अब जब मैं इसको कहीं पे प्रिंट करूंगा, कहीं पे यूज करूंगा, तो गेट वाला कॉल होगा। ये देखो, अब जो भी वैल्यू असाइन की थी कलर में, रेड की थी, वो रेड रिटर्न कर देगा। तो यहां पे कंसोल डॉट राइट लाइन में रेड प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिकली गेट और सेट प्रॉपर्टी में वैल्यू सेट करने के और गेट प्रॉपर्टी से वैल्यू लेने के लिए काम आता है। ये था पुराना तरीका, लेकिन पुराने तरीके में नहीं लगा यार ये एक अलग से क्यों बनाए हम वेरिएबल और फिर उसमें गेट या सेट करें, कोई आसान तरीका होना चाहिए। तो उन्होंने कह दिया अब वेरिएबल वेरिएबल बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपल गेट और सेट लिख दो और इसी प्रॉपर्टी के अंदर ही वैल्यू गेट हो जाएगी, मतलब सेट हो जाएगी, और इसी प्रॉपर्टी से वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये जो बड़ा वाला तरीका था, इसकी जगह अब ये छोटा वाला तरीका आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है कि गेट क्या होता है, सेट क्या होता है, प्रॉपर्टी में कैसे वैल्यू असाइन करते हैं और कैसे रीड करते हैं? क्या ये यस चार बातें समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर, यस। ठीक है, अगर ये चार बातें आपको समझ में आ गई तो ये तो थी नॉर्मल प्रॉपर्टी। अब आते हैं एक और स्टेप पे। एक सेकंड होल्ड करो, मैं एक सेकंड में आता हूं। ओके, पीछे से थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही थी, वो रोबोट चल रहा था सफाई वाला और कुछ खाना बन रहा था, वो सब मैंने बंद कर दिया। तो अब आते हैं वापस हमारे इस पे। अब आवाज क्लियर आ रही होगी, राइट? पहले बड़ी डिस्टरबेंस की आवाज आ रही होगी, राइट? बोलो, क्लियर आ रही है आवाज या नहीं आ रही? आ रही है आवाज। ठीक, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो बोलते रहा करो बीच बीच में, इससे मुझे ये ना लगे कि सो रहे हो। तो ये तो हो गई जनरल प्रॉपर्टीज की बात। अब प्रॉपर्टीज में और क्या क्या होता है, ये पुराना तरीका पढ़ लिया, नया तरीका पढ़ लिया, अब क्या होता है रीड ओनली प्रॉपर्टीज। रीड ओनली प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जिनको आप पढ़ तो सकते हो लेकिन कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर इसी प्रॉपर्टी में एक और प्रॉपर्टी बनाते हैं, यहां पे बना लेता हूं। सिर्फ मैं गेट लिखूं, सिर्फ गेट लिखूं और कहीं पे वैल्यू सेट ना करूं, खाली यहीं पे ऐसी वैल्यू सेट कर दूं। ये देखो, तो अब ये प्रॉपर्टी नेम क्या बन गई कि भाई इसमें कहीं सेट करने का ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ गेट करने का है। तो सिर्फ आप रीड कर सकते हो, सेट जिसने बनाया है, जिसने ये क्लास बनाई है वही सेट करेगा। तो यहां पे एक बार हमने सेट तो कर दी वैल्यू, अब अगर यहां से मैं सेट करना चाहूं दोबारा तो भड़क जाएगा। ये देखो, भड़क गया, कह रहा भाई प्रॉपर्टी और इंडेक्सर कैन नॉट बी असाइन टू रीड ओनली, इट इज रीड ओनली। ये रीड ओनली प्रॉपर्टी है, इसको आप कहीं असाइन वसाइन नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसकी वैल्यू रीड कर सकते हो, तो प्रिंट करा सकते हो, लेकिन कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो ये देखो, प्रिंट तो हो ही जाएगा, प्रिंट, बाकी हटा देते हैं। तो ये देखो राजेश प्रिंट हो गया, लेकिन कोई वैल्यू आप इसमें असाइन नहीं कर पाए। तो रीड ओनली प्रॉपर्टी की कब जरूरत पड़ती है? जब हमें लगे कि ये पर्टिकुलर कोई प्रॉपर्टी मेरी क्लास की ऐसी है जो मैं चाहता हूं चेंज ना हो। जैसे कई बार होता है ना, पेरेंट्स भी कहते हैं कि भाई ये हमारा पुश्तैनी हार है, इसे तुड़वा के अपना चेंज वेंज मत कराना, ये हार पुश्तों से चला आता है वैसे ही। तो मतलब उसकी वैल्यू फिक्स है, आप उसको यूज तो कर सकते हो,
उस हार को यूज तो कर सकते हैं घर में, लेकिन तुड़वा के नया नहीं बना सकते। वही बात यहां पे है कि इस प्रॉपर्टी को यूज तो कर सकते हो, लेकिन सेट वेट नहीं कर सकते। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं क्लियर। नहीं क्लियर। ठीक है, बस यही है, रीड ओनली प्रॉपर्टी हो गई, जिसमें क्या होता है कि आप रीड कर सकते हो और राइट नहीं कर सकते। एक होती है राइट ओनली प्रॉपर्टी भी, लेकिन वो ऑटोमेटेड में आप डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे। जैसे राइट ओनली में क्या होता है, खाली सेट होता है। तो सेट देखो यहां पे ऑटोमेटेड में इसे बोलते हैं ऑटो इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्टी। जो ये नई वाली तरीकी है इसे ऑटो इंप्लीमेंटेड, कि मतलब इसमें कोई प्रॉपर्टी, कोई अलग से वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटो इंप्लीमेंटेड है, अपने आप से ही आपने वेरिएबल सेट कर रखा है। तो ये देखो, तो ये कह रहा है ऑटो इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्टी मस्ट हैव गेट, तो इसमें कम से कम गेट होना ही होना चाहिए। तो ऑटो वाले में आपको राइट ओनली प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, लेकिन पुराने वाले तरीके में अगर आप सिर्फ सेट रखो और गेट को छुपा दो, तो आपको ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाएगी जिसमें आप वैल्यू सेट कर सकते हो बट रीड नहीं कर सकते। तो इसका बहुत ही रेयर यूज होगा कि राइट ओनली प्रॉपर्टी होगी कि जिसको आप सेट करो बट उसे इस्तेमाल ही ना कर पाओ। तो वैल्यू सेट करने का क्या फायदा ना। तो बहुत रेयर यूज होगा, आजकल ये होता नहीं है। रीड ओनली का काफी यूज होता है, बट राइट ओनली का होगा नहीं। बट कोई इंटरव्यू में पूछ ले तो आपको ये बोल देना है कि जिसमें सेट एक्सेस, इसे सेट एक्सेसर या गेट एक्सेसर बोलते हैं। सेट एक्सेसर या गेट एक्सेसर, यहां पे लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे। क्योंकि इंटरव्यू में पूछेंगे गेट एक्सेसर क्या होता है, सेट एक्सेसर क्या होता है, तो भूल मत जाना। ठीक है, और इस वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ऑटो इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्टी। कोई पूछेगा क्यों बोलते हैं भाई ऑटो इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्टी, तो क्या बोलोगे? क्योंकि इसमें ना कोई अलग से वेरिएबल वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां पे तो आप वेरिएबल ले रहे हो, उसमें वैल्यू को सेव कर रहे हो, उसी को रिटर्न कर रहे हो। बट यहां पे ऑटो इंप्लीमेंट है, वेरिएबल इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट है, आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करनी। क्लियर है? कोई डाउट? नहीं ठीक है, तो प्रॉपर्टी बस इतना ही है, प्रॉपर्टी में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, प्रॉपर्टी इतना ही है। कोई क्वेश्चन या डाउट प्रॉपर्टी का? सर एक बार ये गेट एक्सेसर और सेट एक्सेसर ये समझ में तो आ गया, लेकिन आप ऐसे बोलते ना इंटरव्यू में पूछे, तो इंटरव्यू में पूछे तो कैसे बताना है? आपको सिंपल ये बोलना है कि अब इंटरव्यू में भी पूछे तो ऐसे नॉर्मल तरीके से बताना है, बिल्कुल जैसे मैं बात कर रहा हूं वैसे। क्योंकि इंटरव्यू जानना चाहता है आपको नॉलेज है या नहीं है। तो गेट एक्सेसर के बारे में पूछेगा, तो गेट एक्सेसर इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी विच यूज्ड टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द प्रॉपर्टी, whereas set accessor is a part of the property which is used to set a particular value inside the property. ओके। चलो, और कोई क्वेश्चन इसका प्रॉपर्टी से रिलेटेड? नहीं है? पक्का? नहीं नहीं ठीक है, अब आते हैं फिर एक और चीज पे, नए टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है? कंस्ट्रक्टर। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है। इसको कैसे डिफाइन करना है? इट इज अ स्पेशल मेथड that is used to define or to initialize the variables initial value। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? ये एक स्पेशल मेथड है। स्पेशल क्यों है भी बताऊंगा। जो यूज होता है इनिशियलाइज करने के लिए वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू। अब ये क्या बात हुई? तो सबसे पहले ये स्पेशल मेथड क्यों है? क्योंकि इसका सिंटैक्स कैसे होता है? एक तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, लेकिन कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। कोई भी इसमें रिटर्न टाइप नहीं ले सकते आप, सीधा पब्लिक और फिर क्लास का नाम। इसका नाम भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते।
सिर्फ क्लास का नाम लगा सकते हो और कुछ नहीं, और फिर अंदर अपना कुछ काम कर जो करना है वो कर लो। इसीलिए स्पेशल है, क्योंकि आप चाहो कि इसका नाम टू आगे टू लगा देता हूं, तो ना भाई ना, इट्स नॉट पॉसिबल। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है। इस क्यों स्पेशल है? क्योंकि एक तो इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, दूसरा नाम भी वही है जो आपका क्लास का नाम है। और इसका काम क्या है? इसका काम है किसी भी डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करने का। इनिशियलाइज का क्या मतलब हुआ? मान लो मैंने दो प्रॉपर्टी ली है, दो वेरिएबल लिया है, पब्लिक ले लेता हूं। प्रॉपर्टी लो वेरिएबल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात, एक ही समझ लो, एक ही तरह की बात है। अब एक इंटीजर ले लेते, अच्छा इंटीजर तो ये ले लिया ना, इंटीजर में कुछ और ले लेते हैं, नंबर ऑफ टायर्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं इंटीजर में। ठीक है, क्या है? एक इंटीजर टाइप की प्रॉपर्टी है, एक स्ट्रिंग टाइप की प्रॉपर्टी है। तो अगर आप प्रॉपर्टी है या फिर वेरिएबल, एक्चुअली प्रॉपर्टी नहीं है, वेरिएबल है। अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं और नंबर ऑफ स्टूडेंट को प्रिंट करा दूं, तो क्या प्रिंट होगा? कुछ प्रिंट होगा, नहीं होगा, या एरर आएगी, क्या आएगा? बोलो, आपको बताना राशि। सब प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा? सब प्रिंट होगा, जैसे अगर इंटीजर की वैल्यू अगर अपन ने कुछ ही नहीं डाली तो फिर नल आएगा। अच्छा, इसका मतलब इंटीजर का डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। नहीं कम सॉरी। से कम इंटीजर और स्ट्रिंग का तो याद रखो। इंटीजर और स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? स्ट्रिंग की नल होती है, इंटीजर की नल नहीं होती। इंटीजर की क्या होती है? स्वप्निल आपको पता है? जीरो होती है, जीरो। तो याद रखो, इंटीजर की जीरो होती है, स्ट्रिंग की नल होती है। तो यहां पे अगर मैंने कुछ भी ऑब्जेक्ट बना के सिंपल इसको प्रिंट करा दिया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में आ जाएगा जीरो और नेम में आ जाएगा नल। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट है क्यों आएगा? यस सर। क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर होती है जीरो और डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग होती है नल। लेकिन ये जब हम बना रहे थे तो हमें मजा नहीं आया कि यार ये इस तरह से होता नहीं है। क्योंकि मान लो आप एक कैमरे की क्लास बना रहे हो, कैमरे की क्लास बना रहे हो कि मेरे कैमरे में जो भी फीचर्स हैं वो मैं लिख दूंगा और फिर उसको कोई इनहेरिट कर लेगा। तो आपको क्या करोगे? कैमरे का पिक्सल आपने एक वेरिएबल लिया है या एक प्रॉपर्टी ली है, कैमरे का पिक्सल। अब कोई बंदा, ऐसा कभी होता है कि कैमरे का पिक्सल जीरो, अगर कैमरा वाला फोन बना रहे हो आप कि जिसमें कैमरे का फीचर होगा, उसका पिक्सल जीरो थोड़ी ना हो सकता है। नो सर। या फिर उसका कलर लिया तो कलर में आ गया बाय डिफॉल्ट की नल कलर है, कोई कलर है ही नहीं। बट ये तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। इसका मैं ऑब्जेक्ट बना के, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट बना के मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। अब इसका ऑब्जेक्ट बना के मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मान लो कैमरे क्लास का, और उसमें मैं प्रॉपर्टी वगैरह सेट नहीं करता, खाली इस्तेमाल कर रहा हूं। तो मुझे क्या मिलेगा कि भाई जो कलर है वो नल है और जो पिक्सल है वो है जीरो, जबकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम ऐसे केस में क्या चाहते हैं कि भाई कुछ ऐसा ना हो कि यार इनिशियल वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू हो, हम अपनी तरफ से कोई इनिशियल वैल्यू सेट कर दें। तो आप क्या कर सकते हो? कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियल वैल्यू को सेट कर दो कि भाई इसकी वैल्यू होगी 10 और नेम की वैल्यू होगी हर जगह आईटी एक्सपर्ट सैरा। अगर आप कोई भी वैल्यू नहीं दोगे तो, अगर आपने कोई भी वैल्यू नहीं दी, सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू सेट हो जाएंगी। इसका क्या मतलब हुआ? मैं कह रहा हूं अगर आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया और इनमें कोई भी वैल्यू नहीं दी, सिर्फ प्रिंट कराया, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू सेट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू इनिशियलाइज कर देता है। और कब करता है? जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ कंस्ट्रक्टर का? ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या हुआ? यू कैन नॉट
कॉल कंस्ट्रक्टर बाय योरसेल्फ। जैसे मेथड को डॉट लगा के कॉल कर लेते हो ना, वैसे आप कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते। इट कैन बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट्स क्रिएटेड। जब एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। आपके अंदर इतनी हिम्मत या इतनी फैसिलिटी नहीं दी डॉट नेट ने कि आप इसको क्रिएट कर पाओ। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? आ गई सर। इंटरव्यू में पूछते हैं कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, तो बोलोगे ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब। अब एक देखते हैं कि हो भी रहा है, ऐसे झूठ बोल रहे हैं हम लोग। बस एक ऑब्जेक्ट बनाया है, अभी कुछ भी नहीं लिया मैंने। बिल्ड करता हूं, अब F11 प्रेस करता हूं। ये देखो कंस्ट्रक्टर में आया, फिलहाल नंबर ऑफ स्टूडेंट में 0 पड़ा हुआ है, नेम में नल पड़ा हुआ है। यही बात की थी हमने, हाँ भाई यही पड़ा होगा। बट अंदर कंस्ट्रक्टर के, क्योंकि ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, मैंने कॉल नहीं किया था, मैंने तो खाली ऑब्जेक्ट बनाया था, लेकिन ऑटोमेटिकली कॉल हो गया तो उसने इंटीजर को 10 कर दिया और नेम वाले में जो हमने नेम सेट किया था वो कर दिया। तो अब कभी भी इस ऑब्जेक्ट को में प्रिंट कराओगे तो नेम में आईटी एक्सपर्ट सारा और नंबर ऑफ स्टूडेंट में 10 प्रिंट होगा। आप चाहो तो बाद में चेंज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो यहां पे चेंज कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा कि नेम में टेस्ट कर दिया। तो अब जब करोगे तो अब यहां पे नेम में टेस्ट हो जाएगा। तो आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू एक सेट करके भेज देता है कंस्ट्रक्टर, अगर आप चाहो तो ये होता है कंस्ट्रक्टर। क्या होता है? एक स्पेशल मेथड है जिसका नाम क्लास के नाम के जैसा होना चाहिए और जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए, और हम इस कंस्ट्रक्टर को अपने आप कॉल नहीं कर सकते। ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। और कब कॉल होता है? जब आपका ऑब्जेक्ट बनता है तब। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। यस आ गई सर। ठीक है। अब जिस तरह से मेथड में मेथड ओवरलोडिंग होती है, मेथड ओवरलोडिंग कोई बता सकता है क्या होता है मेथड ओवरलोडिंग? बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। स्वप्निल आप बताओ मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? नहीं लास्ट पता सर। क्लास, अरे लास्ट क्लास में पढ़ा तो था मेथड ओवरलोडिंग। इसका मतलब तुम लोग लास्ट क्लास खाली रिवाइज करके भी नहीं आते। एक बार कम से कम जो टॉपिक बताऊं उसको देख लिया करो कि टॉपिक में क्या 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 बताया था। बट कोई नहीं। मेथड ओवरलोडिंग क्या था? पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल था। एक्चुअली मेरी गलती भी है कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं करता, तो आप वो पढ़ नहीं पाते। अब से एक काम करूंगा, मैं वीडियो क्लास के बाद डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा। और कम से कम कुछ ना करो तो एक बार वीडियो तो पढ़ ही लेनी है आपको। तो क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म? कि भाई एक नाम से मल्टीपल मेथड बना सकते थे, उसका खाली नंबर ऑफ पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर अलग होना चाहिए था। याद आया या नहीं आया? ये सर। उसे यस यस मेथड यस। ओवरलोडिंग कहते थे। यही काम हमारा कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर में भी आप ओवरलोड कर सकते हो। कि आप बोल रहे हो भाई इंट स्टूडेंट्स और इंट और जो बंदा ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ये पास करेगा वही वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो कैसे होती थी मेथड ओवरलोडिंग? वैसे ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती है कि भाई नंबर ऑफ पैरामीटर या टाइप ऑफ पैरामीटर अलग होने चाहिए, तो आप सेम नाम से दो मेथड या दो कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। अगर इसी नाम से बनाऊं तो वो बुरा मान जाएगा, कहेगा भाई ये तो सेम ही है। पर अगर नंबर ऑफ पैरामीटर या टाइप ऑफ पैरामीटर अलग कर दिए तो हम बना सकते हैं। अब कौन सा वाला कब कॉल होगा? अगर ऑब्जेक्ट ऐसे बनाए हैं विदाउट पैरामीटर तो बिना पैरामीटर वाला कॉल होगा, और अगर ऑब्जेक्ट में पैरामीटर के साथ बनाया है
तो पैरामीटर वाला कॉल होगा। तो अगर मैं इसे डिबग करके दिखाऊं आपको, F11 किया, अगर पैरामीटर के बिना कॉल किया पहले वाला, तो बिना पैरामीटर के हो गया। और अगर आप चाहो तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर भी डाल सकते हो, फिर वो मैच करेगा और अपने वाले जोन सा पैरामीटर मैच होगा उसी वाले ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा। क्या ये बात समझ में आई? सर इसमें ना ऊपर वाला है यस ना सर, यस सर। बिना पैरामीटर के है ना, तो सर करेक्ट। इनकेस हम इसमें भी पैरामीटर डालते हैं तो वही इंटीजर स्ट्रिंग कुछ भी डाले तो वो नंबर और टाइप डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा थोड़े कि एक तो लेना ही पड़ेगा बिना पैरामीटर का और एक पैरामीटर का। नहीं नहीं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। आप बिना पैरामीटर, दोनों को ही बिना पैरामीटर के बना सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर या फिर टाइप ऑफ पैरामीटर अलग होने चाहिए। इसमें आप कुछ भी बना लो, इसे आप बूल कर लो, बूल कैन इंसर्ट वैल्यू, ये नाम रख दिया और अब यहां पे चेक कर लिया। इफ कैन इंसर्ट वैल्यू हो तभी इंसर्ट करियो, वरना मत करियो। तो आप, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट, दो कंस्ट्रक्टर है, एक के पास याला एक पैरामीटर है, दूसरे के पास दो पैरामीटर है, तो भी कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन अब कॉल करते वक्त बिना पैरामीटर वाला कॉल नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि भाई वो है ही नहीं कंस्ट्रक्टर, तो कहां से कॉल करोगे? तो आपको अब यहां पे अंदर कोई बूलियन वैल्यू देनी पड़ेगी कॉल करने के लिए भी। ट्रू या फॉल्स दो, तो अब आपका वाला भी कॉल हो जाएगा। प्रिंट नहीं कराया मैंने, इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा, लेकिन कॉल दोनों हो गए। तो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कि आप कितने भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, लेकिन बेसिक फंडा सेम है कि भाई ओवरलोडिंग कर सकते हो, लेकिन सेम नाम से सेम पैरामीटर के साथ नहीं बना सकते। या तो नंबर ऑफ पैरामीटर अलग हो या तो टाइप ऑफ पैरामीटर अलग हो। बात क्लियर है? कोई डाउट? यस सर। और अगर कोई भी पैरामीटर नहीं, कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, तभी भी देखो हम ये कॉल तो कर ही लेते थे, तभी भी ऑब्जेक्ट कॉल कर लेते थे। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो भी डॉटनेट एक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बना देता है, आपको दिखता नहीं है, लेकिन जब ये कॉल होता है तो वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बन जाता है। और बेसिकली जो डिफॉल्ट वैल्यू है जीरो नल, ये वही कंस्ट्रक्टर सेट करता है। कहां करता है इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको ऑटोमेटिकली एक डॉटनेट कंस्ट्रक्टर बना के देगा और डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके दे देता है, अगर आप नहीं बनाओगे तब। पर अगर आपने बना दिया तो फिर वो डिफॉल्ट वाला नहीं बनाता। फिर तो अगर आपने बना दिया तो आप ये डिफॉल्ट वाला कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि आप बना चुके हो। अब आपको कोई ट्रू जो भी आपने बनाया है वाली वैल्यू पास करनी पड़ेगी। चाहो तो आप एक बिना पैरामीटर के भी बना सकते हो, जैसा हमने बना के दिखाया था अभी आगे, तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिना पैरामीटर के बनाया तो आपको कोई वैल्यू पास नहीं करनी पड़ेगी, तब आप नॉर्मल भी बना सकते हो। ऐसे ऐसे भी बना सकते हो। लेकिन अगर आप कहो कि मैंने एक ही कंस्ट्रक्टर बनाया है, उसमें पैरामीटर दे दिया है, अब जो डॉटनेट डिफॉल्ट बनाता था उसको इस्तेमाल कर लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या बातें सीखी हमने, इसे लिखते हैं तो लिख लिख के समझते हैं। तीसरी बात क्या सीखी हमने? इफ यू डोंट क्रिएट एनी कंस्ट्रक्टर इन योर क्लास, .NET will automatically create one default constructor for you। हमने देखा था कि अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं भी बना रहे थे तो भी ऑब्जेक्ट बना पा रहे थे, तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। क्या इस पॉइंट में किसी को दिक्कत या परेशानी? बोलो। नहीं नहीं सर। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट क्या है? बट
when we create a constructor in our class, then default .NET constructor will not be used, and you must pass the parameters if the constructor is with parameter. ठीक है भाई, अगर आपने अपने आप बना लिया, अगर डिफॉल्ट बनाया है तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे पहले कॉल होता था वैसे ही कॉल होता था। लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट नहीं कोई वैल्यू डालने वाला बना लिया, तो अब क्योंकि आपने अपनी क्लास में बना लिया है, आप डॉटनेट को कह रहे हो भाई मुझे तेरी टेंशन, तू तेरी वाले पे डिपेंड नहीं रहूंगा, जो तू डिफॉल्ट वैल्यू देता है मुझे पसंद नहीं आया, मैं अपनी डिफॉल्ट वैल्यू खुद बनाऊंगा। तो कह रहे ठीक है भाई बना ले, हमें क्या दिक्कत परेशानी है, लेकिन जब तू बना लेगा तो मैं अपना वाला यूज नहीं करने दूंगा। अब तू अगर डिफॉल्ट बनाएगा तो डिफॉल्ट वाला, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है, तो डिफॉल्ट वाला यूज कर। अगर तू कुछ पैरामीटर वाला बनाएगा तो पैरामीटर वाला यूज कर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही है सर। अरे ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर। और जिसके अंदर पैरामीटर होते हैं, इसको इंटरव्यू में पूछेंगे कितने तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, तो आप बोलोगे एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज मतलब उसके अंदर पैरामीटर होंगे, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, उससे लेना देना नहीं है, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। यस सर। ठीक है, तो पैरामीटराइज। अब एक और टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है। अच्छा, इससे पहले अगर इंटरव्यू में किसी ने बोला एक ऑब्जेक्ट जब मैं बनाता हूं तो मैक्सिमम कितने कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाने में कितने कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकते हैं, यहां पे तीन कंस्ट्रक्टर हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कितने हो सकते हैं कॉल, तीनों हो सकते हैं, कोई दो हो सकता है, या एक ही होगा, या एक भी नहीं होगा। राशि आपको बताना है। सर तीनों ही हो जाएंगे। ठीक है, मतलब एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो तीनों कॉल होते हैं। तो चलो पहले वाले ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, देखते हैं तीनों कॉल हुए, एक हुआ, दो हुए, चार हुए, या एक भी नहीं हुआ। आप लोग जब मैं डिबग करता हूं तो देखते हो नहीं देखते कोड को? देखते हैं सर। अब चलो वापस आते हैं। Yes. एक कॉल हुआ, ठीक है, अब खत्म, ऑब्जेक्ट खत्म हो गया। अब ये तो दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, इंटरव्यू में पूछा था एक ऑब्जेक्ट बनाते हुए कितने कॉल होंगे, आपने कहा था तीनों कॉल हो जाएंगे, और मैंने तो एक बनाया, एक ही कॉल हुआ, तीनों तो हुए नहीं। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? यस आई। नहीं यही सर एक मुझे। कंस्ट्रक्टर बना, एक ऑब्जेक्ट बनाते हुए कितने कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे? एक ही होगा। एक ही होगा। और अगर ये दूसरे वाला कोई कॉल करना है तो उसके लिए क्या डालना पड़ेगा, पैरामीटर डालना पड़ेगा, जो भी पैरामीटर की वैल्यू है वो देनी पड़ेगी। पर पर अगर ये वाला होगा तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा तो पर एक साथ तीन चार कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकते, एक साथ एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इंटरव्यू में पूछेंगे तो बता पाओगे नहीं बता पाओगे? सर नहीं आया समझ में, बता पाओगे? कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं। किसी मेथड को कॉल करना या कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का मतलब है कि वो एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। अब एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये कितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, या तीन दिख रहे हैं, या 10 दिख रहा है, या 50 दिख रहे हैं, या एक भी नहीं दिख रहा? सर तीन। करेक्ट, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक है, बिल्कुल सही, यहां तक आप सही हो। अब इंटरव्यूअर ने पूछा था कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कितने कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकते हैं, तो हम कहते हैं ठीक है भाई चेक कर लेते हैं। हमने बनाया, F11 किया, तो ये एक ही कॉल हुआ,
इसके बाद खत्म, इसके बाद तो दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया ना, पहले वाले का खेल तो खत्म। तो एक को बनाते वक्त हमेशा एक ही तो कॉल होगा। दूसरा वाला बनाया तो दूसरे वाले में ये दूसरा वाला कॉल हुआ, लेकिन पहले वाला कॉल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बताओ? पहले वाला कॉल क्यों नहीं हुआ, दूसरे वाला क्यों कॉल हुआ इसमें? बताओ राशि, आपको बताना है। सर एक बार में एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है इसलिए। नहीं, इसलिए नहीं, एक ही होता है, लेकिन वो दूसरे वाला क्यों हुआ, ये वाला क्यों नहीं हो गया, ये वाला क्यों नहीं हो गया, यही वाला क्यों हुआ? सर पैरामीटर अपन ने इसमें वो दे रखा है ना, बूल वाला। हाँ, ये सही आंसर है, क्योंकि इसमें एक पैरामीटर मांगा गया है और बूल बूल मांगा गया है, तो इसीलिए एक पैरामीटर बूल दिया तो यही वाला कॉल होगा। ये तो जाहिर सी बात है। अगर दूसरा दो डालोगे तो ये वाला कॉल होगा। अगर दो में आपने बूल और कुछ और डाल दिया तो एरर दे देगा, कहेगा भाई मेरे पास कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है ही नहीं कि जिसमें बूल है या कुछ और है, दो है। मेरे पास तो एक ही कंस्ट्रक्टर ऐसा ही है जिसमें इंटीजर और स्ट्रिंग है। तो अगर दो देना है तो इंटीजर और स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सर समझ में तो आ गई सर, एक बार बताओ, जैसे अपन ने इसको फर्स्ट वाले को डिबग किया तो वो कॉल हो गया, फिर ये नेक्स्ट इसमें येलो लाइन नेक्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पर आ जाएगी, तो वो भी तो कॉल हो जाएगा ना अपन उसको अगर डिबग करेंगे तो। हाँ, वो भी कॉल हो जाएगा। तो फिर अपन ऐसे ही क्यों बोल रहे कि एक बार में एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और होगा तो क्यों होगा? एक ऑब्जेक्ट बनने में, एक ऑब्जेक्ट बनने में तो एक ही हुआ ना। ये तो दूसरा ऑब्जेक्ट बना। एक घर बनाने में एक मिस्त्री लगता है, तो दूसरा घर बनाने में दूसरा मिस्त्री लगेगा, उससे हमें क्या लेना देना? हमारे ओके ऑब्जेक्ट, सर। इंटरव्यू में पूछा है क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कितने कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं? एक ऐसी बना के दे देगा आपको, कहेगा मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इनमें से कितने हो सकते हैं कॉल मैक्सिमम? एक ही होगा सर, अब आ गया सर। हमेशा एक ही होगा। आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसा वाला बना रहे हो। अगर एक पैरामीटर दोगे तो ये वाला हो जाएगा, दो दे रहे हो तो ये वाला हो जाएगा, एक भी नहीं दे रहे तो ये वाला हो जाएगा, और कोई गलत दे दिया पैरामीटर तो एरर दे देगा, कोई भी कॉल नहीं होगा। क्लियर? यस सर। तो यही इंटरव्यू क्वेश्चन है, पूछते हैं ये, इसे याद रखना। वो 500 पॉइंट है। We can create multiple constructor in our class, but while creating object, there will always be one constructor will get automatically called. Depends on the parameter value we are passing in the object statement. यही बात बता रहा था, बात समझ में आ गई नहीं आई? आ गई सर। ठीक है। अभी और भी है इसमें, इसका नाम है एक, चलो एक और बता देता हूं, फिर रुकते हैं, क्योंकि एक अभी मुझे लगता है इतना तो आप प्रैक्टिस कर ही लोगे नेक्स्ट क्लास तक। एक और कंस्ट्रक्टर आता है, उसका नाम क्या है? कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कैट है वो बंदा। आप लोगों ने कभी क्या बोलते हैं, कॉल सेंटर में कॉल की होगी। आप पहले बात करते हो तो एक एनालिस्ट जूनियर लेवल का लड़का या लड़की बात करती है, आपकी प्रॉब्लम समझती है, सीखती है, और फिर अचानक से आपको मान लो उसको कोई आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं दे पाई, तो कहती है कि सॉरी सर या मैम, मैं आपका कॉल अपने सीनियर को ट्रांसफर कर देती हूँ। तो अब वो अपना आपका कॉल आपके सीनियर को ट्रांसफर कर देती है, तो सीनियर क्या करता है, वो बेसिक डिटेल जो उसने पूछी होती है लड़की ने, वो नोट करके ऑटोमेटिकली सीनियर को भेज देती है। तो सीनियर को दोबारा से वो सारी चीजें नहीं पूछनी होती, सीनियर उसके आगे से क्वेश्चन पूछना शुरू करता है। बात सही है नहीं है? यस सर। तो यस सर। कॉपी भी कंस्ट्रक्टर का काम यहीं यहीं पे आता है बेसिकली। अगर जैसे देखो, होगा तो कंस्ट्रक्टर ही, तो कंस्ट्रक्टर ही बनाऊंगा। क्या हो गया ये? CTOR, इसके शॉर्टकट क्या है? CTOR डबल टैब, अपने आप बन जाएगा। अब इसमें किसकी कॉपी करनी है? किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की।
ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे, ऑब्जेक्ट चेक करो क्या होता है। ऑब्जेक्ट का पैरामीटर पास करना होगा तो कैसे पास करना पड़ेगा, ऐसे। कुछ भी नाम दे दो, obj1 दे दिया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्या आ जाएगा, obj1 डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नेम में क्या आ जाएगा, obj1 डॉट नेम। अब देखो इसका फायदा क्या है। अब मान लो, बाकी सबको हटा देता हूं फिलहाल के लिए, खाली ये लेते हैं, CEO डॉट, C0 नाम है, C0 डॉट नेम में मैंने सेट कर दिया राकेश। C0 डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट में चेक कर दिया मैंने 3500। अब एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं, C4 ले लेते हैं इसे। यहां पे मुझे क्या पास कर दूंगा, CE0 वाला। अब देखो जादू, अब मैं प्रिंट क्या कराऊंगा, C4 डॉट नेम और C4 डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब देखना क्या होगा, ऑटोमेटिकली मैं प्रिंट करा रहा हूं 4 वाला, ना कि 0 वाला। और 4 वाले में भी राकेश और 3500 आ गया। जो इसने सेट किया था वही ऑटोमेटिकली मेरी प्रॉपर्टी में भी सेट हो गया, नए ऑब्जेक्ट में। कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर हुआ। हमने इस पहले ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू सेट की और उस ऑब्जेक्ट को पैरामीटर में पास कर दिया, तो मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी 0 है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, 3500 जो हमने बनाया है। और इसके अंदर नेम के अंदर राकेश है जो हमने अभी सेट किया है। अब ये दोनों चीजें सेट हो गई। तो अब जब मैं ये कंस्ट्रक्टर इस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करूंगा तो ऑटोमेटिकली नेम और नंबर ऑफ स्टूडेंट में वही वाला सेट हो गया होगा जो उसका पुराने वाले ऑब्जेक्ट में था। इसका मतलब इसने कॉपी कर लिया पुराने वाले ऑब्जेक्ट को और सारी वैल्यू जो कि त्यों हमने दिखा दी। इस तरह के कंस्ट्रक्टर को कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। अब फायदा कहां होता है, अभी तो देखो हमारे पास 2 ही प्रॉपर्टी है। कल को मान लो 100 प्रॉपर्टी होंगी हमारी क्लास में, मान लो 50 हो, चलो 100 तो ज्यादा बोली, 50 होगी। अब 50 में से 15 प्रॉपर्टी ना 5 क्लास कॉमन यूज कर रही हैं, सबको वो यूज करना है 5 ऑब्जेक्ट को। तो ये एक तरीका है कि आप 15 प्रॉपर्टी को 5 बार सेट करो। और एक तरीका क्या है, एक बार सेट की, दूसरे को उसी का ऑब्जेक्ट बनाना है, ले वही कॉपी कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया, सारी वैल्यू से पहले वाले को मिल गई, बाकी की 35 जो बची उसे सेट कर दिया हमने। बात समझ रहे हो? ऐसे ही अगर 50 बार काम होगा तो वो जो आपका काम 2 घंटे में होना था यहाँ पे 15 मिनट में हो जाएगा। तो इसीलिए कॉपी कंस्ट्रक्टर वहां पे इस्तेमाल करेंगे जहां पे आपको एक इंफॉर्मेशन आपने ऑलरेडी सेट की हुई है, उसी इंफॉर्मेशन से आगे बढ़ना है, ना कि पूरा शुरू से स्टार्ट करना है। वहां पे कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। क्या ये बात क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है सर। नहीं नहीं। ठीक है, बस फिर आज के लिए इतना ही है। अभी कंस्ट्रक्टर पूरा नहीं हुआ, पर अभी उससे पहले पढ़ेंगे स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक क्या होता है, और फिर एक कंस्ट्रक्टर और बचा है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फिर आपका शुरू हो जाएगा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस वो भी बड़ा अच्छा टॉपिक है, उसमें पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनेगा। किसी को कोई डाउट आज की क्लास का? नो सर। ठीक है, आज नहीं नहीं। रात तक मैं पुरानी वाली क्लास, आज की क्लास भी डाल दूंगा। नेक्स्ट क्लास से पहले सैटरडे संडे बहुत टाइम मिलेगा आपको, कम से कम सारी वीडियो जरूर गो थ्रू करके आना, पहले से लेके अभी तक के। कर लोगे? यस सर। यस सर। ठीक है।
चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। Bye.